हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य कोचिंग क्लासेस। एकलव्य कोचिंग क्लासेस के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न ये रहा कि ग्वालियर में गुजरी महल का निर्माण किसने कराया। अर्थात ग्वालियर में गुजरी महल निम्न में से किसके द्वारा बनवाया गया। आपको एक प्रश्न का उत्तर तो मिल गया। यदि कभी पेपर में पूछा जाता है कि गुजरी महल कहाँ पे है, तो गुजरी महल ग्वालियर में है। आपको उसको बेझिझक उत्तर लगा के आना। अब जो प्रश्न में पूछा गया कि ये जो गुजरी महल इसका निर्माण किसने कराया, तो आपको 4 विकल्प दिए हैं। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आप सही उत्तर का चुनाव करें। उम्मीद करते हैं आपने सही उत्तर का चुनाव कर लिया होगा। इसका सही उत्तर मान सिंह है। आपने मान सिंह के बारे में तानसेन जब हम आपको पढ़ा रहे थे, अर्थात हमारा पहला प्रश्न जो था तानसेन से संबंधित था, जब हमने आपको तानसेन पढ़ाया तभी हमने आपको मान सिंह के बारे में कुछ जानकारियाँ उपलब्ध कराई थी। आइए देखते हैं मान सिंह के बारे में। तो मान सिंह, जो राजा मान सिंह हैं, इनका संबंध तोमर वंश से। अर्थात राजा मान सिंह का संबंध किस वंश से है, प्रश्न में कभी पूछता है तो तोमर वंश का। ये तोमर वंश के शक्तिशाली शासक थे। और इनकी प्रेमिका, इनकी प्रेयसी यानी प्रेमिका गुजरी रानी मृगनयनी। हमने आपको तानसेन पढ़ाते वक्त बताया था कि गुजरी रानी मृगनयनी की एक दासी थी हुसैनी, जो तानसेन की पत्नी थी। और राजा मान सिंह ने गुजरी रानी मृगनयनी के ही याद में या कि उनके लिए गुजरी महल का निर्माण कराया है। प्रश्न में पूछा है कि गुजरी महल का निर्माण किसने कराया, तो राजा मान सिंह ने गुजरी महल का निर्माण कराया है गुजरी रानी मृगनयनी की याद में या कि उनके लिए। दूसरा है कि इन्होंने मान महल का भी निर्माण कराया। अर्थात कभी प्रश्न पूछता है कि गुजरी महल और मान महल का निर्माण कराने वाला कौन शासक था, तो राजा मान सिंह। अब इनके प्रेम प्रसंगों के बारे में। इनके प्रेम प्रसंगों का मतलब होता है कि जो गुजरी रानी मृगनयनी हैं और राजा मान सिंह, इनके प्रेम प्रसंगों के बारे में एक उपन्यासकार हुए बृंदालाल वर्मा। कौन? बृंदालाल वर्मा नामक उपन्यासकार ने एक मृगनयनी नामक उपन्यास लिखा। कौन सी? मृगनयनी नामक उपन्यास लिखा। इस मृगनयनी नामक उपन्यास में उन्होंने राजा मान सिंह और मृगनयनी के प्रेम प्रसंगों का क्या किया? वर्णन किया। अर्थात कभी आता है प्रश्न में कि मृगनयनी नामक उपन्यास के लेखक कौन है या कि उपन्यासकार कौन है, तो बृंदालाल वर्मा है। और मृगनयनी एवं मान सिंह के प्रेम प्रसंगों का वर्णन निम्न में से किस उपन्यास में मिलता है, तो मृगनयनी नामक उपन्यास में मिलता है। राजा मान सिंह ध्रुपद संगीत के महान संरक्षक थे। अर्थात ध्रुपद संगीत का संरक्षक इनके समय में हुआ। संरक्षक का अर्थ होता है कि इनके समय ध्रुपद संगीत खूब फला फूला। मान सिंह का युद्ध जो है 1517 का समय आते आते खतौली नामक स्थान पर, जब 1517 का समय आते आते खतौली नामक स्थान, ये खतौली कहाँ पे है, तो खतौली ग्वालियर में पड़ता है। ग्वालियर में खतौली नामक स्थान पर इनका युद्ध हुआ इब्राहिम लोधी के साथ, जहाँ पर इन्हें पराजित होना पड़ा। अर्थात खतौली नामक स्थान पे हुए युद्ध में इब्राहिम लोधी विजय हुआ और राजा मान सिंह तोमर पराजित हुए। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न में बताई गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न यह रहा कि अमजद अली खां निम्न में से किसके लिए मशहूर थे। आपको बताना है कि जो वाद्य यंत्र दिए गए हैं उनमें से अमजद अली का संबंध निम्न में से किसके साथ है या किसके लिए है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। आप 10 सेकंड में सही उत्तर का चुनाव करें। उम्मीद करते हैं कि आपने सही उत्तर का चुनाव कर लिया होगा। इसका सही उत्तर है सरोद। अर्थात अमजद अली खां का जो संबंध है वह सरोद नामक वाद्य यंत्र से है। किस वाद्य यंत्र से है? सरोद। अब देखते हैं अमजद अली खां के बारे में थोड़ा सा। तो अमजद अली खां ये जो हैं, ये जो आपको फोटो में नज़र आ रहे हैं, यही अमजद अली खां साहब हैं। और यह जो वाद्य यंत्र इनके हाथ में है, जो ये वाद्य यंत्र इनके हाथ में है, इस वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं? सरोद। यही वाद्य यंत्र क्या है? सरोद कहलाता है। अब देखिए, अमजद अली खां साहब का जन्म कहाँ हुआ? ग्वालियर में हुआ। हमने पहले ही जाना है कि एक और संगीत से संबंधित व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ? ग्वालियर में, तानसेन का। अमजद अली खां के जो पिता थे, अमजद अली खां साहब के जो पिता थे, उनका नाम है उस्ताद हाफिज़ अली खां। क्या नाम है? उस्ताद हाफिज़ अली खां।
तो उस्ताद हाफिज़ अली खां साहब को आफताब ए सरोद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आफताब ए सरोद। तो आपसे कभी प्रश्न पूछे कि आफताब ए सरोद किसे कहा जाता है, तो आफताब ए सरोद उस्ताद हाफिज़ अली खां साहब को कहा जाता है। ठीक है ना। और जो इनका संगीत घराना है, इनका मतलब होता है किनका? अमजद अली खां साहब का। इनका जो संगीत घराना है, उस संगीत घराने को बंगस कहते हैं। कौन सा संगीत घराना है इनका? बंगस संगीत घराने से ये ताल्लुक़ रखते हैं। अब आते हैं कि जो यह वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, उसे तो हम लोग सरोद के नाम से जानते हैं कि भाई साहब ये अमजद अली खां साहब जो वाद्य यंत्र बजाते हैं वह सरोद कहलाता है। सामान्य भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में भी क्या कहा जाता है? इन्हें सरोद कहा जाता है। लेकिन यह जो है अमजद अली खां साहब, इन्होंने सरोद को रबाब वाद्य यंत्र कहा। क्या कहा है? रबाब। इन्होंने सरोद को क्या कहा है? रबाब वाद्य यंत्र कहा है। उम्मीद करते हैं आपको इनके बारे में दी गई जानकारी समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न क्या रहा? यह रहा हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से, अगला प्रश्न क्या है हमारा कि निम्न में से तीर्थराज, निम्न में से तीर्थराज के नाम से किसे जाना जाता है? आपको यह बताना है कि इनमें से तीर्थराज, अमरकंटक, खजुराहो, मैहर, उज्जैन, इनमें से तीर्थराज के नाम से किसे जाना जाता है? आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आप उसमें सही उत्तर का चुनाव करें। मित्रों, आपके 10 सेकंड पूर्ण हुए। उम्मीद करते हैं आपने सही उत्तर का चुनाव किया होगा। इसका सही उत्तर है अमरकंटक। आइए अब इसके बारे में थोड़ा सा विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, पहली बात, अमरकंटक कहाँ पे है? तो अमरकंटक किस जिले में पड़ता है? तो वह पड़ता है अनूपपुर जिला। सिंपल सी बात है, अगर जिला पूछे अमरकंटक किस जिले में है, तो अमरकंटक अनूपपुर जिले में पड़ता है। अब आपने जब यह अमरकंटक शब्द सुना तो आपके दिमाग में यह बात क्लिक की होगी कि अमरकंटक का संबंध तो नर्मदा नदी से है। अमरकंटक के बारे में हम लोगों ने नर्मदा नदी पढ़ते वक्त सुना है और कई दफ़ा सुना। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा है कि अमरकंटक का संबंध नर्मदा नदी से, अर्थात कभी भी प्रश्न में पूछता है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्न में से किधर, मतलब कि किस स्थान से संबंधित है, अमरकंटक ऑप्शन देता तो अमरकंटक है। जिला पूछता है तो जिला अनूपपुर है। सामान्यतः सभी जानते हैं कि अमरकंटक क्या है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। लेकिन अगर पूछे कि पर्टिकुलर प्लेस कौन सा है, जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि आप किस ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप बता दोगे भाई हम सतना ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि किस जगह से, तो आप पूछोगे सतना ज़िले के अलावा सतना ज़िले में किस ज़िले से, तो आप बताते हो कि हम फला गली से, फले मोहल्ले से, फला नामक घर में रहते हैं। अर्थात आपको वह घर का पता बताना है। इसी प्रकार से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल तो अमरकंटक है, लेकिन अमरकंटक में कहाँ पे है? तो वह जो प्लेस आता है वह प्लेस का नाम है सरस्वती कुंड या नर्मदा कुंड। ये नर्मदा कुंड है, यहाँ से ये है अपनी नर्मदा कुंड, और यहाँ से नर्मदा नदी निकलती हुई प्रवाहित होती है। ठीक है। और इस नर्मदा कुंड को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? सरस्वती कुंड। नर्मदा नदी का दूसरा, नर्मदा नदी जिस कुंड से निकलती है उसे नर्मदा कुंड कहते हैं, और इसका दूसरा नाम कौन सा कुंड कहलाता है? सरस्वती कुंड। ठीक है। अब नर्मदा नदी को एक और नाम से जाना, नर्मदा नदी के कई सारे नाम हैं। नर्मदा नदी के कई सारे, जैसे रेवा है, शिवपुत्री है, नामदासो, यह नर्मदा नदी के क्या हैं? उपनाम हैं। अर्थात नर्मदा नदी को नर्मदा के अलावा रेवा नाम से भी जाना जाता है, शिवपुत्री के नाम से भी जाना जाता है, और नामदासो के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा नर्मदा नदी को मेकल सुता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मेकल सुता। अब प्रश्न यह आता है कि मेकल सुता के नाम से क्यों जाना जाता है? तो देखिए, नर्मदा नदी क्या होती है? प्रवाहित होती है, कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। अमरकंटक कहाँ पड़ता है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अमरकंटक, ये मान लीजिए सतपुड़ा है। सतपुड़ा को 3 भागों में बांट दिया गया है। सतपुड़ा को हम लोगों ने 3 भागों में बांट दिया। एक भाग हो गया मेकल श्रेणी, ये भाग है महादेव, महादेव, और एक भाग हो गया राजपीपला, राजपीपला। ठीक है ना।
तो जो नर्मदा नदी है वह मैकल श्रेणी से निकलती है। मेकल श्रेणी से निकलने के कारण ये मेकल श्रेणी से निकलती है, इसलिए इसे मेकल की पुत्री अर्थात मेकल सुता कहते हैं। मेकल श्रेणी से निकलने के कारण, मैकाल श्रेणी से निकलने के कारण इसे मैकाल सुता भी कहते हैं अर्थात मैकाल की पुत्री। अब आपसे अगर कभी प्रश्न पूछता है कि अमरकंटक निम्न में से किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है, 4 ऑप्शन दे दिया, सतपुड़ा, ऑप्शन दे दिया सतपुड़ा, महादेव, राजपीपला और मैकाल, मेकल। तो आपको टिक सतपुड़ा पे नहीं लगाना है, आपको टिक लगाना है मैकल पे। क्यों? क्योंकि मेकल पर्टिकुलर वह जगह है सतपुड़ा की जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, जहाँ पे अमरकंटक पड़ता है। सतपुड़ा के 3 और भाग हैं, राजपीपला और महादेव, लेकिन सतपुड़ा के मेकल श्रेणी से ही नर्मदा नदी प्रवाहित होती है और इसी मेकल श्रेणी पे क्या पड़ता है, अमरकंटक। इसलिए कभी भी आपसे विकल्प में पूछता है कि अमरकंटक किस पर्वत श्रेणी में पड़ता है, तो आपको टिक लगाना है मेकल श्रेणी। या फिर आपसे कभी पूछता है कि अमरकंटक किस पर्वत या पर्वत पे स्थित है, तो सतपुड़ा, विंध्यान और भी बहुत सारे देगा, तब आपको सतपुड़ा लगाना है। याद आया? यदि श्रेणी पूछता है तो मेकल देना है, पर्वत पूछता है तो सतपुड़ा देना है, ठीक है ना। और बाकी मेकल सूता क्यों कहते हैं, नर्मदा के अन्य नाम भी हैं, रेवा, शिवपुत्री और नामदासो। उम्मीद करते हैं जितना हमने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न यह रहा कि प्रख्यात संगीतकार कौन? प्रख्यात संगीतकार निम्न में से पंडित रविशंकर किसके लिए प्रख्यात हैं? पंडित रविशंकर किसके लिए प्रख्यात हैं? आपके पास 10 सेकंड है। आप 10 सेकंड में इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करें। उम्मीद करते हैं आपने सही उत्तर का चुनाव कर लिया होगा। इसका सही उत्तर है सितार। इसका सही उत्तर है सितार। आपको ये फोटो में नज़र आ रहे होंगे, ये पंडित रविशंकर जी हैं और इनके हाथ में जो ये वाद्य यंत्र है ये क्या कहलाता है? सितार। इससे पहले हमने आपको एक और पिक्चर दिखाई थी, वो पिक्चर थी किनकी? उस्ताद हाफिज़ अली खां साहब की, और उनके हाथ में जो वाद्य यंत्र था वह था सरोद। अब हम बात कर रहे हैं पंडित रविशंकर जी की, उनके हाथ में जो वाद्य यंत्र है वो है सितार। इस पिक्चर को इन दोनों पिक्चर को लगाने का मेन कारण क्या था? मेन रीज़न ये था कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो आपके दिमाग में यह पिक्चर तुरंत क्लिक करेगी कि हमने तो पढ़ा है पिक्चर के साथ कि पंडित रविशंकर जी का संबंध जो है सितार से है और अमजद अली खां का संबंध किससे है? सरोद से। हमारा मेन उद्देश्य यही है पिक्चर लगाने का। कभी भी प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है, तो आपके दिमाग में तुरंत यह पिक्चर क्लिक कर जाए और इस पिक्चर में वाद्य यंत्र लिए हुए बैठे हैं, आपको पता चल जाएगा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से तानसेन समारोह कहाँ मनाया जाता है, अर्थात तानसेन समारोह का आयोजन कहाँ होता है। तानसेन के बारे में हमने आपको 2 बार बता दिए हैं, अब आगे भी इनके बारे में हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप यह बताइए कि तानसेन समारोह का आयोजन कहाँ होता है। 4 विकल्प दिए हैं, इन 4 विकल्पों में सही विकल्प का चुनाव करें। आपके पास 10 सेकंड है। आपके 10 सेकंड पूर्ण हुए। उम्मीद करते हैं आपने सही उत्तर को चुनाव कर लिया होगा। मैक्सिमम लोगों ने यह अंदाज़ा ज़रूर लगा लिया होगा कि तानसेन का जब जन्म ग्वालियर में है, समाधि ग्वालियर में, तो जाहिर सी बात है कि तानसेन समारोह भी कहाँ मनाया जाएगा? ग्वालियर में मनाया जाएगा। जिन लोगों ने यह अंदाज़ा लगाया, एकदम सही अंदाज़ा लगाया है। अब तानसेन का हमने पहले ही बता दिया था कि तानसेन का जन्म कहाँ हुआ। तानसेन का जन्म ग्वालियर में कब हुआ है? 1506 में हुआ है। मृत्यु आगरा कब हुई? 1589 में। तानसेन और हरिदास ये कौन थे? गुरु थे तानसेन के। मोहम्मद गौस और हरिदास किसके? तानसेन के क्या थे? गुरु थे, ठीक है ना। और तानसेन की जो समाधि बनी है, तानसेन की समाधि मोहम्मद गौस के साथ कहाँ पे बनाई गई है? ग्वालियर में बनाई गई है। और
तानसेन का जो संगीत घराना है वह हुसैनी संगीत घराना है। हुसैनी कौन है? तानसेन की पत्नी है और मृगनयनी की दासी है। ये हमने आपको 2 दफ़ा यानी कि 2 टाइम्स आपको यह रिवाइज कराया है। अब देखिए, तानसेन समारोह कहाँ मनाया जाता है? तानसेन समारोह मनाया जाता है ग्वालियर में। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। कब से मनाया जाता है? तो तानसेन समारोह का आयोजन 1980 से ग्वालियर में, तानसेन समारोह का आयोजन 1980 में ग्वालियर से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है। अब इसकी जो पुरस्कार राशि है वह है 2 लाख। इसकी पुरस्कार राशि कितनी है? 2 लाख। ठीक है। और इसका संगीत क्षेत्र, मतलब कि ये जो पुरस्कार दिया जाता है, तानसेन पुरस्कार जो दिया जाता है वह किसके लिए दिया जाता है? तो वह दिया जाता है शास्त्रीय संगीत के लिए। किसके लिए? शास्त्रीय संगीत के लिए तानसेन पुरस्कार दिया जाता है। और 2019 में किसको दिया गया है? तो विद्याधर को दिया गया। इससे पूर्व 2018 और 19 में किसको दिया गया? तो एक है मंजू मेहता। कौन है? मंजू मेहता को दिया गया है। इससे पहले 2017 में किसको दिया गया है? 2017 में तो उल्लास कासलकर। हमने बताया 2019 में किसको दिए? विद्याधर को। 18-19 में किसको? 2018-19 में मंजू मेहता को मिला था और 2017 में किसे मिला था? उल्लास कासलकर को। ठीक है ना। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे कल नए प्रश्नों के साथ, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ प्रश्न देना चाहते हैं जिन्हें आप स्वयं हल करके हमें बताएंगे। जैसे इन सभी प्रश्नों को हमने पूर्व में, मतलब पहले हम आपको बता चुके हैं विस्तार पूर्वक। जैसे कि किस जिले में बांधवगढ़ अभ्यारण्य स्थित है, यह आपको कल के लेक्चर में, मतलब कि जो हमने पहला लेक्चर बताया था उसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जिससे आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। ये जो हमने पहला क्वेश्चन बताया उससे आप आसानी से हल कर सकते हैं, और यह भी दूसरे नंबर क्वेश्चन से आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसी के साथ आज का यह सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।